पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, हिंदी में इसे कहते हैं शब्द भेद, शब्दों का भेद। हिंदी में आपके लिए समझना, इस शब्द का अर्थ समझना ज़्यादा सरल होगा, क्योंकि बहुत सरल तरीके से इसका अनुवाद है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी शब्द भेद, शब्दों का भेद जिसमें हो। और शब्दों का भेद से तात्पर्य यह है कि किसी भी वाक्य में जो शब्द हैं, जितने भी शब्द हैं, वे शब्द व्याकरण के किसी न किसी भाग के तहत आते हैं। अर्थात व्याकरण के तहत जो विभिन्न प्रकार हैं, पार्ट्स हैं, उन पार्ट में से किसी न किसी एक पार्ट का हिस्सा रहते ही हैं। हर शब्द, मैं वाक्य की बात नहीं कर रहा हूँ, वाक्य के अंदर आए हुए हर शब्द किसी न किसी पार्ट का हिस्सा रहते हैं, इसीलिए इसे शब्द भेद कहेंगे, और अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच। बचपन में या शुरू से हम लोगों ने, आपने वैसे तो ये शब्द भेद और इसके प्रकार पढ़े होंगे और उसको समझा भी होगा, लेकिन वो सब हुआ है हिंदी में। अंग्रेजी में थोड़ा अंतर है। यदि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो हिंदी में यदि हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि कहते हैं, तो अंग्रेजी में नाम तो लगभग अंग्रेजी अनुवाद हैं वैसे ही, जैसे कि नाउन को संज्ञा कहते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं। यहाँ तक तो दोनों में समानता है, लेकिन अंग्रेजी में कुछ चीज़ें और जुड़ जाती हैं। यानी हमें अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने के लिए कुछ और गहराई में जाना पड़ेगा। अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ और अतिरिक्त चीज़ें जुड़ जाती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा बनते हुए। तो इसलिए बच्चों, हम लोग आज जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत हम लोग पहला पार्ट आज पढ़ेंगे, और वो है संज्ञा यानी नाउन। नाउन को आप लोग सब समझते हैं, बड़ा सरल है। नाउन माने संज्ञा, नाउन माने, और संज्ञा माने किसी का नाम किसी का आ जाए, बस वही नाउन कहलाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही है यार। वह शब्द जिसका प्रयोग हम किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी एक विशेष चीज़ के लिए लें, किसी पदार्थ के लिए लें, तो वो नाउन कहलाता है। एक अशोका वॉज ए वाइज किंग, अंग्रेजी में हमने एक वाक्य लिया, अशोका वॉज ए वाइज किंग। इसमें निश्चित रूप से आप जान गए हैं कि अशोका जो है वह नाउन है, ठीक। लेकिन साथ में आपने किंग शब्द भी देखा, वॉज भी है, ए भी है और वाइज भी है। ये पांचों छह शब्द पार्ट्स ऑफ स्पीच के किसी न किसी पार्ट के तहत आते हैं। पांचों छह जितने भी शब्द हैं, इसमें 5 शब्द हैं, पांचों शब्द पार्ट्स ऑफ स्पीच के किसी न किसी पार्ट के अंतर्गत आते हैं। इनको मिलाकर एक वाक्य बना है। तो जहाँ पहला जो अशोका आपने देखा, ये तो नाउन हुआ। अब इसमें क्या और नाउन है? क्या एक ही वाक्य में 2 नाउन, 2 संज्ञा हो सकती हैं? कैन देयर बी 2 नाउन्स इन द सेम सेंटेंस? यस, देयर कैन बी। अशोका वॉज ए वाइज किंग. King is also a noun. Ashoka is also a noun. But there is a difference between these two.
इन दोनों नाउन में कुछ अंतर है। तो इतना हम समझते हैं कि संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी पदार्थ के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, संज्ञा की ये परिभाषा और संज्ञा का एक उदाहरण हमने देखा, और इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि नाउन में दो वर्ड्स हैं, एक तो अशोका और दूसरा किंग। क्या ये दोनों एक ही तरह के नाउन हैं या दोनों में अंतर है? आर दे सेम और दे आर डिफरेंट? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू नाउन्स? यस, अशोका यानी एक वो राजा जिसका नाम अशोक था। ठीक, अशोक यानी एक राजा, एक व्यक्ति जिसका नाम अशोक था। लेकिन किंग भी उसी के लिए उपयोग हुआ है। अशोका वॉज ए किंग। अब अशोका वॉज ए किंग कहा तो अशोका राजा हुआ, और किंग क्या हुआ? उस राजा के लिए, उस व्यक्ति के लिए इसका उपयोग हुआ, राजा। क्या था अशोका? राजा था। अशोका एक व्यक्ति के लिए, लेकिन राजा जो है वो एक जाति बताता है, एक तरह का ग्रुप बताता है, एक तरह का वर्ग बताता है। एक राजा था, वह एक रानी नहीं था, वह एक व्यापारी नहीं था, वह एक शिक्षक नहीं था, वह क्या था? राजा था। अशोका वॉज ए किंग। तो किंग इज नाउन, अशोका इज नाउन, बट द डिफरेंस इज दैट किंग जो है वह एक जाति को बताता है और अशोक जो है वो एक व्यक्ति को बताता है। राइट? जो व्यक्ति को बताता है उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो आपने पढ़ी है इंग्लिश में उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या हुआ? जो किसी एक व्यक्ति को, प्रॉपर को बता रहा हो, किसी एक प्रॉपर व्यक्ति को, किसी उचित व्यक्ति को, किसी उचित चीज को जो बताए, किसी भी उचित चीज को, पदार्थ को, व्यक्ति को, वस्तु को जो बताए, वो प्रॉपर नाउन, यानी जिसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। Am I clear to you all? Now, having understood what is proper noun, what about this noun? King. King is also a noun, but it denotes राजास, kings. ये जो नाउन है ये एक समूह, एक खास तरह का समूह, एक तरह की जाति। जाति का अर्थ ये नहीं समझिएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जैसी जाति हमारे यहाँ। जाति का अर्थ है एक तरह का वर्ग। तो अशोक किस वर्ग में आता है? राजा के वर्ग में। वह राजा था। तो जब वो श्रेणी या जाति या वर्ग बताता है तो वह वर्ड कहलाता है कॉमन नाउन। वह वर्ड किसके अंतर्गत आता है? कॉमन नाउन के अंतर्गत। एम आई क्लियर? तो पहला क्या है? नाउन। व्हाट इज नाउन? नाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ, यूज्ड फॉर an object, an article, a person, or anything that is specific. In this sentence, now we have understood what is proper noun. Proper noun is a noun that is used to denote, that is used for something particular, something proper. And as against that, or ठीक उसके उल्टा, common noun is used for a group, for a particular kind of group. राजा is a kind of group. वह ग्रुप जिसमें राजा जैसे लोग हैं, वो लोग हैं जिन्हें राजा कहा जाता है। Right? So, I think you have understood कि one is proper noun and the other is common noun. Now let's see few more examples.
सीता इज ए प्रॉपर नाउन. सीता इज ए गर्ल. पहले मैंने कहा सीता इज प्रॉपर नाउन and then I say Sita is a girl. So Sita becomes proper noun, girl becomes common noun. Why? Because एक लड़की जाति को बताता है. ये किस जाति को बता रहा है? सीता किस जाति में है, किस तरह के वर्ग में है, किस तरह के ग्रुप में है? लड़की. तो वो कॉमन नाउन हो गया. सीता इज ए गर्ल. राइट, शी इज ए गर्ल. Similarly, Hari is a proper noun. Hari is a boy. Hari is a boy. तो हरि क्या हुआ? प्रॉपर नाउन. बॉय, बॉय हुआ एक जाति, एक वर्ग, एक श्रेणी. किन लोगों की श्रेणी? लड़कों की श्रेणी. तो ये हो गया कॉमन नाउन. कोलकाता, कोलकाता द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, बहुत प्रसिद्ध, बहुत पुराना शहर और किसी समय भारत की राजधानी रहा हुआ. दिल्ली के पहले कलकत्ता भारत की राजधानी थी. तो कोलकाता इज ए सिटी. इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा होगा? कोलकाता, जो नेम है. और सिटी क्या हुआ? वर्ग हुआ. कोलकाता क्या है? शहर है. वो एक नेम हुआ, एक ग्रुप हुआ. तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं, हमने ये समझने की कोशिश की है और समझ गए होंगे कि नाउन क्या है. उसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन क्या है, और तीसरा जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन क्या है. वी हैव अंडरस्टूड दीज 3 टाइप्स. जातिवाचक संज्ञा से अब हम समझ गए हैं कि समान तरह की चीज का जो ग्रुप होता है उसे हम एक जाति कह देते हैं. और ये भी समझ गए हैं कि यहाँ जाति का मतलब जो हमारे हिंदू धर्म में जो जातियाँ हैं उससे है ना, उससे कोई उसका संबंध नहीं है. जाति या एक तरह की वस्तु या व्यक्ति को समान रूप से जब हम एक नाम देते हैं तो उसको जाति बोल देते हैं. तो जाति से तात्पर्य या कॉमन वर्ड से तात्पर्य जाति का है. कॉमन जो हम बोलते हैं कॉमन नाउन, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा. तो परिभाषा एक बार फिर देख लें. व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन किसी वस्तु या विशेष चीज का नाम होता है, उसका नाम. लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक खासियत है, ये जो आप समझ सकते हैं. इससे पहले हम आगे बढ़ें, व्यक्तिवाचक संज्ञा की कुछ 1-2 विशेषताएं जान लें और सुनिश्चित कर लें कि उसका हम पालन कर रहे हैं. पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो पहला अक्षर होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा कैपिटल रहता है. उदाहरण के लिए यदि मैं लिखता हूँ आई एम गोइंग टू मोहन, I am going to मोहन. मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, राइट. या I am going to मोहन और सोहन is coming to श्याम. सोहन is coming to श्याम. सोहन में S बड़ा लिखा है कैपिटल में, लेकिन श्याम जो है बाद में लिखा हुआ है. बाद में रहने के बाद भी उसका पहला अक्षर क्या रहेगा? कैपिटल में रहेगा, बड़े में रहेगा. तो ये आप हमेशा याद रखें कि जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन कहीं भी आए किसी वाक्य में, उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में रहता है. ठीक. दूसरी खास बात प्रॉपर नाउन की है कि हम कभी कभी प्रॉपर नाउन जातिवाचक संज्ञा की तरह उसका प्रयोग कर लेते हैं. प्रॉपर नाउन को हम जातिवाचक संज्ञा जैसा प्रयोग कर सकते हैं. दूसरे शब्दों में, प्रॉपर नाउन कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज कॉमन नाउन एट
टाइम्स। बहुत अलग ढंग का उपयोग है ये। प्रॉपर नाउन को कैसे उपयोग करेंगे? एवरीबडी कैनॉट बी अशोका। यह अशोका प्रॉपर नाउन है। नहीं, हमने ये जाना कि अशोका एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए प्रॉपर नाउन लगता है। लेकिन अब हम कहना चाह रहे हैं कि हर आदमी अशोका नहीं बन सकता। एवरीबडी कैनॉट बी अशोका। तो अशोका एक हमने एक वर्ग बना दिया, उस तरह का कोई नहीं हो सकता। जब हम ऐसा उपयोग करते हैं तब वह क्या हो जाता है? वह बन जाता है कॉमन नाउन। यहाँ अशोका से तात्पर्य क्या है? एवरीबडी कैनॉट बी अशोका, यानी अशोका की जो क्वालिटी है जिसके लिए वो प्रसिद्ध है, राजा है, शांति प्रिय राजा है, बौद्ध धर्म का अनुपालक है, बहुत बड़ा। तो एवरीबडी कैनॉट बिकम अशोका। तो यहाँ पर अशोका का उपयोग हमने कॉमन नाउन के रूप में किया है। एक जाति बना दी, ऐसे लोग जो इस तरह की जिंदगी जीते हैं, जो इस तरह का सोच रखते हैं। दूसरा उदाहरण देखें, ही वॉज द लुकमन। ही वॉज द लुकमन। लुकमन क्या है? लुकमन एक नाम है। लुकमन एक बहुत प्रसिद्ध पूर्व काल में हकीम का नाम था। हकीम यानी पुराने ज़माने के जो देसी दवाइयों से इलाज करते हैं उन्हें हकीम कहते हैं। सो लुकमन जो है उसके नाम पर क्या वाक्य बन रहा है? ही वॉज द लुकमन ऑफ इंडिया। लुकमन फकीर वैसे तो इथोपिया का है, अफ्रीका के एक देश इथोपिया का राजा था लुकमान, और बहुत बहुत वाइज, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था, बहुत ही बुद्धिमान। तो यदि मैं कहते हैं ही वॉज द लुकमन ऑफ इंडिया, इसका मतलब बहुत बुद्धिमान व्यक्तियों की श्रेणी में आ गया वो। बहुत बुद्धिमान व्यक्तियों की श्रेणी के लिए मैंने क्या शब्द यूज़ कर लिया? लुकमान। ऐसी स्थिति में व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द लुकमान अब यहाँ पर क्या बन गया? एक जाति, एक वर्ग, एक ग्रुप का रूप ले लिया है। मैंने उसे क्या कह दिया है? यू कैनॉट बिकम लुकमान। ही वॉज द लुकमान ऑफ इंडिया। समझ गए? तो कैसे? इन अदर वर्ड, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कभी कभी जातिवाचक संज्ञा के रूप में उसका हम उपयोग कर सकते हैं। एक और उदाहरण ले, कालिदास। आपने सबने नाम सुना होगा कालिदास। कालिदास जो बहुत प्रसिद्ध भारत के संस्कृत के विद्वान, उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय। ये बहुत प्रसिद्ध उनके नाटक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय बहुत प्रसिद्ध नाटक हैं। और उन्होंने कई कविताएं भी लिखी हैं, एपिक बड़े बड़ी कविताएं लिखी हैं, और ऐसे बहुत सारे नाटक लिखे हैं, प्लेज। और इनके जो नाटक और जो कविताओं का जो बैकग्राउंड है वो अधिकतर पुराण, रामायण, गीता, महाभारत से लिया गया। यानी इन पुराने ऐतिहासिक ग्रंथों के आधार पर इन्होंने अपने नाटक लिखे हैं। तो भारत के बहुत प्रसिद्ध रचनाकार हैं, प्ले राइट हैं। उनको हम क्या, और एक व्यक्ति का नाम है शेक्सपियर। शेक्सपियर कौन है? इंग्लैंड के बहुत बहुत प्रसिद्ध नाटककार। विश्व इतिहास में इन्हें सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन नाटक लिखने वालों में माना जाता है। तो वाक्य कैसे बना रहे हैं? कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को भारत का क्या कहा जाता है? शेक्सपियर। क्या अर्थ हुआ? कालिदास उतने ही अच्छा लिखते थे नाटक जितना शेक्सपियर लिखते थे, यही तो इसका तात्पर्य हो रहा है। और इसलिए भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के बैकग्राउंड में, भारत के संदर्भ में
हम कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। यानी अब शेक्सपियर को यहाँ पे हमने क्या बना दिया, एक जाति बना दी। शेक्सपियर का अर्थ क्या हुआ, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत बढ़िया नाटक लिखता हो, बहुत बढ़िया कहानियाँ लिखता हो, ऐसा व्यक्ति, द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। तो एक जाति हमने बना दी। किन लोगों की जाति, ड्रामा लिखने वालों की। उसमें सर्वोच्च कौन थे, शेक्सपियर। उनकी जो लेवल पर जो हैं, उस ग्रुप में हम कालिदास को डाल सकते हैं। अब देखिए कैसे कालिदास यहाँ पे, वैसे तो व्यक्तिगत संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रॉपर नाउन है। अब यहाँ पर उसका उपयोग एक कॉमन नाउन के रूप में हम शेक्सपियर का उपयोग कर रहे हैं। शेक्सपियर भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रॉपर नाउन है, बट हम उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं, एक कॉमन नाउन की तरह। तो इस प्रकार हम देखते हैं इन उदाहरणों से कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की कुछ अलग खासियत भी है। जहाँ तक ये तो हुई व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात, प्रॉपर नाउन की बात। अब अगला बिंदु जिस पर हम आते हैं प्रॉपर नाउन के बाद, वो जातिवाचक संज्ञा की क्या कुछ विशेष बात है क्या। यस, जहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा की ये दो बातें मैंने बताई, जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन, और जिसे कॉमन नाउन कहते हैं, तो कॉमन नाउन को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। कॉमन नाउन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, टू पार्ट्स नहीं, टू टाइप्स। पहला तो कलेक्टिव नाउन और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए स्पेलिंग क्या है, कलेक्टिव नाउन और दूसरा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। अब कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन इज ए पार्ट ऑफ कॉमन नाउन। पहली चीज तो ये जानो, ग्रुप की जहां बात हो रही हो वो कॉमन में आता है, और अब कॉमन में वो कौन से ग्रुप में आएगा, कलेक्टिव में आएगा या एब्स्ट्रैक्ट में आएगा। एब्स्ट्रैक्ट को हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। और कलेक्टिव को बोलते हैं अंग्रेजी में, दूसरे वाले को बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक और भाववाचक, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है, जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है, ग्रुप, व्यक्तियों या वस्तुओं के ग्रुप, जिसे हम एक समुदाय बोल सकते हैं। व्यक्तियों का ग्रुप, वस्तुओं का ग्रुप, सामानों का ग्रुप, उसे कलेक्टिव नाउन। बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं, वो कलेक्टिव समूह में आएंगे। टीम दिख रही है, फुटबॉल की टीम के लोग खड़े हैं, वो समूह है। किनका समूह है, फुटबॉल के टीम के सदस्यों का समूह है। ऐसे ही फैमिली भी एक समूह है, एक ऐसे लोगों का समूह जो संबंधित हैं एक दूसरे से, उनका समूह है। ऐसे ही उसके साथ हम कह सकते हैं भीड़ भी एक समूह है, भले ही अव्यवस्थित समूह, पर एक समूह तो है, वहां भीड़ दिख रही है। तो दूसरे शब्दों में समूहवाचक संज्ञा व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को कहते हैं। एक समुदाय जो बने, एक समुदाय का जो रूप ले, उसे हम कहते हैं समूहवाचक। और ये समूहवाचक संज्ञा याद रखेंगे कॉमन नाउन का ही हिस्सा है। कलेक्टिव नाउन इज ए पार्ट ऑफ, इज ए टाइप ऑफ कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन इज ए टाइप ऑफ कॉमन नाउन। उदाहरण मैंने दिया, क्राउड। There is a huge crowd there. There is a huge crowd on the football मैदान। एक बहुत बड़ा क्राउड फुटबॉल मैदान पर है। तो यहाँ पे क्राउड का क्या अर्थ है, व्यक्तियों का जन समूह जो फुटबॉल देख रहा है। तो एक समुदाय, किसी न किसी रूप में वो समुदाय एक दूसरे से जुड़ा है। ये लोग कैसे जुड़े हुए हैं, वो क्राउड
कि सब फुटबॉल देखने आए। ऐसे ही अगला शब्द मॉब, भीड़। मॉब क्या होता है? मॉब ऐसी भीड़ जो अनियंत्रित हो। क्राउड ऐसी भीड़ जो एक जगह खड़े हों, स्थिर हों। स्थिर का अर्थ बिल्कुल ऐसे खड़े होना नहीं है। क्राउड मतलब सामान्य तरीके से एक जगह जो इकट्ठे हों। लेकिन मॉब की बात करें तो मॉब का एक लक्ष्य होता है, वो भीड़ थोड़ी अनियंत्रित रहती है, उसको हम मॉब कहते हैं। द मॉब इज मूविंग टुवर्ड्स द पुलिस थाना। ए मॉब इज मूविंग टुवर्ड द पुलिस थाना। चौरी चौरा कांड, जिन्होंने भारतीय इतिहास पढ़ा है, उसमें एक चौरी चौरा कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो चौरी चौरा कांड में मॉब यानी एक भीड़ थाने में जाती है, थाने में पुलिस को अंदर करके ताला लगाती है और थाने को आग लगा देती है। इस घटना से भारत के इतिहास में, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया था, जिस पर आप इतिहास के वीडियो में और ज़्यादा जान सकते हैं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट मॉब इज ए ग्रुप ऑफ पीपल gathered for some specific purpose and they are uncontrolled। किसी एक उद्देश्य से जमा होते हैं और नियंत्रित नहीं रहते। तो लेकिन ये भी एक भीड़ ही है, तो ये भी कलेक्टिव नाउन होगा। ऐसे ही ए टीम ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स। मैराडोना इज ए पार्ट ऑफ अर्जेंटीनियन फुटबॉल टीम। मैराडोना इज ए पार्ट ऑफ अर्जेंटीना फुटबॉल टीम। आप लोग फुटबॉल बहुत खेलते हैं, एंड आई थिंक यू मस्ट बी वॉचिंग वर्ल्ड फुटबॉल। यूरोपियन फुटबॉल आप तो देखते होंगे, वर्ल्ड कप देखते होंगे, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल देखते होंगे। रोनाल्डो इज ए पार्ट ऑफ विच टीम? रोनाल्डो इज ए पार्ट ऑफ द फुटबॉल टीम ऑफ पुर्तगाल। तो ये टीम जो है, टीम क्या बताता है? कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही फैमिली एक कलेक्शन है, एक परिवार एक कलेक्शन है, एक कमिटी एक कलेक्शन है। कमिटी यानी समिति। समिति एक व्यक्तियों का समूह है जिसके कुछ सदस्य होते हैं, चाहे महिलाएं हों, पुरुष हों या दोनों हों। तो कलेक्टिव नाउन एक किसी खास तरीके के वर्ग को, समुदाय की ओर इशारा करता है। तो हम ये देखें, कई बार क्या होता है, कलेक्टिव नाउन को बताने के लिए अंग्रेजी में एक अलग शब्द है, जैसे जहाज। जहाज यानी शिप। शिप्स ना बोल करके बहुवचन में उसको क्या बोलते हैं? फ्लीट। यदि बहुत सारे जहाज़ों का समूह है तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लीट। FLEET। फ्लीट माने क्या हुआ? एक कलेक्टिव नाउन। किस चीज़ के लिए? जहाज़ों के लिए। वी डोंट से शिप्स नॉर्मली। इन ऑर्डर टू मेंशन लार्ज नंबर ऑफ शिप्स इन सिंगल वर्ड वी यूज द वर्ड फ्लीट। तो फ्लीट इज यूज फॉर a group of ships, a collection of ships. Similarly, an army is used for group of soldiers, a collection of soldiers. The Indian Army is climbing new heights. The Indian Army is one of the best armies in the world. The Indian Army is one of the best armies in the world. So army is what? Army is a collective noun because it signifies, it denotes a group of soldiers. It points out a collection of soldiers. So army is a collective noun, remember, right? And collective noun is a type of common noun. A crowd is what? It's like crowd. Crowd is a group of people. Similarly, soldiers, group of soldiers is army.
group of ships is fleet, and so on and so forth. The Pakistani army was pushed back. The Pakistani army was defeated by India in 1971 war. The Pakistani army here means a group of soldiers. Similarly, the French army was defeated at Waterloo. The French army was defeated at Waterloo. Waterloo क्या है? Waterloo is a famous place where Napoleon was defeated. Napoleon was one of the biggest emperors in 19th century. सम्राट था जिसका एक बहुत बड़ा एम्पायर था, साम्राज्य बना लिया था उसने. एंड he was trying to capture the entire world under him. बहुत बड़ा, आपने सुना होगा ये नाम नेपोलियन का. नेपोलियन को अंग्रेजों ने हराया. अंग्रेजों की एक छोटी सेना ने नेपोलियन की विशाल सेना को हराया. जिस जगह पे हराया उसका नाम क्या है? वाटरलू. अब देखिए, द फ्रेंच आर्मी वॉज डिफीटेड एट वाटरलू. यहाँ वाटरलू क्या है? कौन सा नाउन हुआ? वाटरलू हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन. और मैंने बताया कि वाटरलू वो जगह है जहाँ पर नेपोलियन की बहुत बड़ी सेना बुरी तरह परास्त हुई एक छोटी सेना से. वेयर नेपोलियंस बिग आर्मी वॉज डिफीटेड बाय स्मॉल ब्रिटिश आर्मी. And that British army was led by a person called Nelson, General Nelson. Here, when I use the sentence, the French army was defeated at Waterloo, French is proper noun, Waterloo is proper noun, and Waterloo also means a place where big defeat took place, which changed the whole course of history. So we also use in another way Waterloo. This battle proved to be Waterloo for Indians. This battle proved to be Waterloo for Indians. भारतीयों के लिए ये युद्ध क्या साबित हुआ? वाटरलू साबित हुआ. कोई सा एक युद्ध यदि हम लें जो टर्निंग पॉइंट हो तो हम कह सकते हैं भारत के लिए ये युद्ध वाटरलू साबित हुआ, जहाँ पर एक बड़ी सेना को एक छोटी सेना ने पराजित किया. नाउ हियर वी आर यूजिंग द वर्ड वाटरलू नॉट एज प्रॉपर नाउन बट एज व्हाट? एज collective common noun. Am I clear to you?